नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर पल पल की अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आपके अपने चैनल न्यूज वन इंडिया ने आपको यह खबर बताई कि आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और थोड़ी देर होते होते ये साफ हो गया। हमने आपको करीब 12 से 1 बजे के करीब ही बता दिया था कि आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और 2 बजे के आसपास बैठक हुई, जिसके बाद यह तस्वीर साफ हो गई कि हां, आज उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसमें 7 नए चेहरों को जगह मिल सकती है और अभी यह संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन फिलहाल 7 लोगों के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। और इस विस्तार के जरिए किसी एक वर्ग या किसी एक जाति को नहीं, बल्कि कई जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए साफ देखने को मिल रही है। इस बीच बता दें आपको कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बैठक बुलाई गई। थोड़ी देर में बीजेपी संगठन की अहम बैठक भी होगी। थोड़ी देर के बाद बीजेपी संगठन की अहम बैठक भी होने वाली है। संगठन मंत्री सुनील बंसल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। लगातार सबसे पहले और सटीक खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में नए मंत्रियों के नाम पर मोहर लगेगी। कौन कौन लोग शामिल होंगे, थोड़ी देर के बाद ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आज ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 1 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि कुल 7 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। बता दें आपको कि पिछले दिनों कोरोना की वजह से या दूसरी किसी वजह से कई विधायकों की जान गई, कई विधायकों का निधन हुआ, जिसके बाद जो मंत्री पद पर भी थे उसके बाद 6 पद योगी मंत्रिमंडल में खाली थे। ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी इन 6 पदों को भरा जाएगा और जानकारी ऐसे भी मिल रही थी कि कुछ लोगों से इस्तीफा भी लिया जा सकता है। नाराजगी के चलते कई ऐसे मंत्री हैं, वर्तमान मंत्री, जिनसे इस्तीफा भी लिया जा सकता है। लेकिन अभी यह जानकारी मिल रही है कि 7 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इनमें से जो 6 लोगों की जगह खाली थी उनको लेकर तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही है कि किसी का इस्तीफा लिया जा सकता है, लेकिन एक और मंत्री को अगर शामिल किया जाता है, किसी एक और विधायक को या किसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है योगी कैबिनेट में, तो क्या किसी से इस्तीफा भी लिया जाएगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि पिछले 3 से 4 महीने से समय समय पर ऐसी बातें सामने आ रही थी कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बल्कि कई नाम तो ऐसे भी आए जिनको लेकर यह कहा गया कि उनको उप मुख्यमंत्री तक बनाया जा सकता है, कुछ खास जातियों को खुश करने के लिए। तो सोशल इंजीनियरिंग का बीजेपी का जो फॉर्मूला है वो आज मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को भी मिलेगा। अभी जो जानकारी मिल रही है, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनका नाम एक बार फिर से आपको बता दें। जितिन प्रसाद, जो कि ब्राह्मण चेहरा हैं, अभी पिछले दिनों कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने अभी तक जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी कांग्रेस की ओर से उन्होंने अच्छे से निभाई थी, लेकिन फिर भी उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या महत्वपूर्णता नहीं दी गई थी कांग्रेस में, जिसके बाद नाराजगी के चलते उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए थे वो। हालांकि हर बार जब कोई भी बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो यही कहते हैं वो कि देश हित में ये पार्टी काम कर रही है, लोगों के हित में पार्टी काम कर रही है। लेकिन जब ये नेता दूसरी पार्टी में होते हैं तो बीजेपी पर कई आरोप भी लगाते हैं। लेकिन फिलहाल आज जितिन प्रसाद के लिए अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। जितिन प्रसाद से जुड़ी हुई ब्राह्मण समुदाय से आने वाले जितिन प्रसाद को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। दिनेश खटीक, जो कि मेरठ से, हस्तिनापुर से विधायक हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। 2017 में ये पहली बार विधायक बने और अब चुनाव आने के 4 महीने पहले इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। आरएसएस से बीजेपी में आए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, इनको जगह मिल सकती है। पलटू राम को जगह मिल सकती है। बलरामपुर सदर से विधायक हैं पलटू राम, 2017 में पहली बार ये विधायक बने थे। ये भी 2017 में ही पहली बार विधायक बने। दलित समुदाय से आते हैं। देखिए किस तरीके से हर किसी को साधने की कोशिश बीजेपी की चुनाव से पहले। बलरामपुर सदर से विधायक पलटू राम को भारतीय जनता पार्टी आज मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है, जो कि 2017 में पहली बार विधायक बने। तो जितिन प्रसाद, दिनेश खटीक
और पलटू राम के बाद अब नाम आ रहा है धर्मवीर प्रजापति। आगरा के रहने वाले आरएसएस से ये भी बीजेपी में आए हैं। 2002 में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी इनको दी गई थी और अब एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जनवरी 2019 में माटी कला बोर्ड के ये अध्यक्ष बने थे। जिम्मेदारियां पहले भी बड़ी रही हैं इनके पास। इसका मतलब बीते दिनों बीजेपी ने इन्हें एमएलसी बनाया था और जिन लोगों को आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा उनका एमएलसी भी बनाया जा सकता है। संगीता बिंद गाजीपुर सदर सीट से विधायक हैं। संगीता बिंद पिछड़ी जाति के बिंद समाज से आती हैं। संगीता बिंद और महिला भी हैं, तो ऐसे में महिला वोटर्स को साधने की एक और कोशिश। हालांकि पहले भी कई मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं योगी मंत्रिमंडल में, लेकिन अब संगीता बिंद के जरिए एक तीर से दो निशाने। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आई संगीता बिंद। इसके अलावा संजय गौड़ को भी जगह मिल सकती है। सोनभद्र के ओबरा से विधायक हैं संजय गौड़, अनुसूचित जनजाति से आते हैं। ये नाम देखिए वही हैं जिनको लेकर कहा जा रहा था पिछले दिनों कि इन जाति के लोग इनसे नाराज हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इसीलिए क्या इनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। 2017 में विधायक बने थे। अनुसूचित जनजाति से बीजेपी के एकमात्र विधायक हैं ये, और इनके जरिए अनुसूचित जनजाति के वोटर्स को साधने की एक बहुत बड़ी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। तो ये हैं योगी के नए योद्धा। फिर देखिए, हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। जितिन प्रसाद जो कि बीच में है, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। 3 चेहरे ओबीसी ओबीसी ओबीसी, इसके अलावा एससी एससी एसटी, नए समीकरण है, नए योद्धा हैं। 3 ओबीसी, 1 ब्राह्मण, 2 एससी और 1 एसटी, यानी कि इन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करके इन सभी लोगों को साधने और नए समीकरण जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। एक बार फिर नाम आपको बता दें, जितिन प्रसाद जिनके जरिए ब्राह्मण वोटर को साधने की कोशिश, धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल गंगवार, संगीता बिंद ओबीसी, पलटू राम, दिनेश खटीक एससी और संजय गौड़ एकमात्र अनुसूचित जनजाति के विधायक जिनको अब मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा नीलेश भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीलेश आपके पास आऊंगी। 5 से 5:30 का वक्त दिया गया है, क्या तैयारियां देख पा रहे हैं? क्या कुछ हलचल शुरू हो गई है वहां पर अभी? महीनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज उस कयासों पर विराम लग गया है। मैं राजभवन के बाहर तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। गाड़ियां लगातार राजभवन के अंदर जा रही है। 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 7 संभावित जो नाम है उनकी सूची अभी तक सामने आई है। फिलहाल आधिकारिक घोषणा उन नामों को लेकर नहीं हुई है। दूसरी ओर अगर हम बात करें पार्टी की, तो सुनील बंसल अब से कुछ देर में एक बड़ी बैठक करेंगे। बैठक के बाद तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो ये राजभवन के बाहर की तस्वीरें हैं जो हम आपको सीधा पहुंचा रहे हैं। लगातार राजभवन लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरों की अगर बात करें और इस समय की तस्वीरों की बात करें, तो इस समय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। उसके अलावा अब से कुछ देर में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिन 7 लोगों की सूची जारी की गई है, कहीं ना कहीं 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। उन चुनाव को देखते हुए, जाति समीकरण को मेंटेन करते हुए, क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए जो 7 संभावित नाम चल रहे हैं, जिसमें जितिन प्रसाद का नाम है, पलटू राम का नाम है, गौड़ का है, संगीता बिंद का नाम चल रहा है। ये तमाम नाम है जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, एक अपना इनका अलग वोट बैंक है। तो ऐसे में जब जिन 7 नामों की जिक्र हम अभी कर रहे हैं, जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, जब नामों की घोषणा होगी, जब इनके नामों पर मोहर लगाई जाएगी, तो तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किनको अपनी कैबिनेट में शामिल किया, योगी कैबिनेट में कौन शामिल होंगे, और 2022 की जो रूपरेखा अभी से भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, उसमें इनका कितना योगदान रह सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण देखते हुए इन 7 लोगों की जो सूची अभी तक चल रही है, मीडिया के पास जो 7 लोगों की सूची है, हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं है कि इन्हीं 7 लोगों को योगी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। तो तस्वीरें आपके सामने है। अब से कुछ देर बाद राजभवन में कार्यक्रम होगा, जिसके बाद नामों का अनाउंसमेंट होगा। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तैयारियां हम आगे भी देखेंगे और 5:30 बजे का वक्त दिया गया है, उस पर भी आगे आपसे हम जानकारी लेंगे कि कौन कौन लोग कितनी देर में पहुंच रहे हैं। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हैं, अवनीश विद्यार्थी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अवनीश, जिस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए समीकरण को साधकर 2017 में सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी, 2022 में उसी पर निशाना एक बार फिर से?
कोशिश है और शायद इसीलिए बीजेपी इस दौर में जहां सरकार का लगभग कार्यकाल का अंतिम हिस्सा चल रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ रहा है सरकार को और शायद उसकी सियासी मजबूरी भी है कि तमाम सारी जातियों को साधना है। विपक्ष लगातार जाति जनगणना, तमाम सारी ओबीसी जातियों को भूमिका देने के बाद, नेतृत्व में लाने के बाद, सरकार का नेतृत्व करने के बाद कई सारे ऐसे मुद्दों पर सरकार पर निशाना साध रहा है। ऐसे में सरकार योजनाओं के माध्यम से, सरकार भागीदारी के माध्यम से, चाहे केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश की सत्ता में हो, इसके माध्यम से इन जातियों को साधने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए आप जिन तमाम संभावित उम्मीदवारों के नाम मंत्रिमंडल के लिए लिए जा रहे हैं, उन उम्मीदवारों के नाम पर अगर आप गौर करें तो किस तरह के नाम हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसा चर्चित नाम नहीं है। जितिन प्रसाद को छोड़ दें आप तो कोई इसमें से ऐसा नहीं है जिसकी बहुत चर्चा पहले से रही है, लेकिन सियासी तौर पर इन लोगों ने संगठन के लिए बहुत लंबा काम किया है। अलग अलग जातियों से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं। खास तौर पर ओबीसी और शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए ऐसे नेता जो बेहद जमीनी थे, जो जिला पंचायत या संगठन के स्तर पर काम करते रहे और उनको पार्टी आगे बढ़ा रही है। अगर आप नामों पर गौर करें, धर्मवीर प्रजापति जो कभी माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, संगठन मंत्री हुआ करते थे, एक समय आरएसएस से जुड़े हुए, तो ऐसी भूमिका वाले आदमी बाद में उनको पार्टी ने एमएलसी बनाया और अब जो है मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जा रही है। प्रजापति समाज से आते हैं। प्रजापति समाज उन्हीं जातियों में शामिल है जिन 17 जातियों को अनुसूचित जाति के कोटे में शामिल करने की बात बीजेपी और उससे पहले बीएसपी और समाजवादी पार्टी किया करती थी। दूसरे आप छत्रपाल सिंह गंगवार जो बहेड़ी से आते हैं, बरेली का एक समय काफी दबदबा था उत्तर प्रदेश और केंद्र के मंत्रिमंडल में। धर्मपाल सिंह उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा केंद्र में जो है संतोष गंगवार मंत्री हुआ करते थे, स्वतंत्र प्रभार के जो है। उनको दोनों को अलग अलग कारणों से मंत्रिमंडल से जब हटाया गया तब उस क्षेत्र में एक रिक्तता थी, इसलिए माना गया कि गंगवार जो कुर्मी समाज से जुड़ी हुई बिरादरी है उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो लिहाजा छत्रपाल सिंह गंगवार को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और भी कई सारे ऐसे नाम, आप चाहे संजय सिंह गौड़ की बात कर लें जो सोनभद्र की ओबरा सीट से आते हैं, अनुसूचित समाज के हैं और बीजेपी से काफी लंबे समय से, यानी शुरुआती कैरियर उनका बीजेपी के साथ रहा है और अब भले उनकी उम्र 45-46 साल हो गई हो, लेकिन वो बीजेपी छोड़ करके नहीं गए। पहली बार विधायक बने और अब पार्टी उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर रही है। संगीता सिंह बलवंत बिंद समाज से आती हैं, कद्दावर मंत्री रहे, ओम प्रकाश सिंह को उन्होंने चुनाव में हराया था। गाजीपुर की जो है सीट से जमनिया सीट से जीत करके वो विधानसभा पहुंची हुई हैं। तो ऐसे बैकग्राउंड वाले, एबीवीपी की छात्र राजनीति के बैकग्राउंड से निकल करके आई हैं, उनको अब पार्टी जो है वो आगे बढ़ा रही है। तो जिस परिपाटी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, यानी जातियों का, क्षेत्र का संतुलन बनाया जाए, साथ ही साथ पार्टी और कैडर से जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाया जाए, न कि ऐसे लोग जो दूसरे दलों से आए रहे हों। ये बात इसमें एक्सेप्शन है जितिन प्रसाद का, जो है अभी हाल में कांग्रेस से आए थे। मुझे लगता है शायद उनको शामिल करने से पहले ही ये बातें तय हो गई थी और इसीलिए अब उनको पहले जो है राजभवन के माध्यम से एमएलसी मनोनीत किया जा रहा है और उसके अलावा जो दूसरी सूची मंत्रिमंडल की आई है उसमें भी उनको कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा रही है। तो ये तमाम सारे नाम हैं, लेकिन इसके साथ उन नामों की भी चर्चा होनी चाहिए जिनका नाम लगभग साल भर से चल रहा था, चाहे वो एके शर्मा का नाम हो, संजय निषाद का नाम हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी भी चर्चा, चाहे जेपीएस राठौर का नाम रहा हो। ऐसे कई सारे नाम हैं जो संगठन से जुड़े थे, पार्टी से जुड़े थे, जो आनन फानन में लाए गए और जिनके बढ़े हुए कद के साथ उनके मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व होने की बात बार बार चलती रही है। उनका पत्ता शायद इस बार लगता है कि नहीं लग पाया है और जो जूनियर मंत्री थे, जूनियर विधायक थे, उनके माध्यम से पार्टी जो है वो जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश ठीक चुनाव से पहले, यानी जाति और क्षेत्र दोनों समीकरणों को साधते हुए जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है अवनीश, बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जिस बात का जिक्र अवनीश ने किया ब्रजेश अभी कि एके शर्मा, जिनके नाम को लेकर करीब साल भर से चर्चा चल रही थी, यहां तक की बात हो गई थी कि शायद उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, फिलहाल उनका नाम शामिल नहीं है। क्या एके शर्मा की जगह जितिन प्रसाद को यह जिम्मेदारी अगर दी जाती है, ब्राह्मण वोटों को साधने की जो कोशिश है वो सफल हो पाएगी जितिन प्रसाद के चेहरे पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जितिन प्रसाद की बात करें तो जितिन प्रसाद, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं। जितिन प्रसाद का जो पूरा खानदान है वो सियासी तौर से बेहद समृद्ध रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सेवा किया है। जहाँ तक रही बात एके शर्मा की, तो एके शर्मा
अचानक आकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रकट होते हैं। एक बैक उनका नाम इस कदर चर्चा में आता है कि लगता है कि जो है वो सियासत में इस वक्त सबसे बड़े किंग मेकर बनने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चर्चाएं थी कि डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन आखिरकार उनको केवल प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो ओवरऑल अब जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो उनका नाम कहीं पर भी चर्चा में नहीं है। संजय निषाद को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं थी कि निषाद पार्टी का जो समझौता, निषाद लगातार संजय निषाद इस बात की लॉबिंग कर रहे थे कि उनको एमएलसी बनाया जाए, उनको मंत्री बनाया जाए, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में उनका अपना कोई नाम नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी ने एक खास बात और है, इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को अगर आप गौर से समझिए, अभी तो यूं तो अभी लिस्ट आना बाकी है, लेकिन जो संभावित चेहरे हैं अगर आप उनको गौर से समझिए तो ज्यादातर ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार विधायक हुए हैं। वो दिनेश खटिक की बात कर लीजिए, आप संगीता बिंद की बात कर लीजिए, आप धर्मवीर प्रजापति की बात कर लीजिए, वो तमाम लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पहली बार विधायक बने या एमएलसी बने और उनको जो है दिए जाए। लेकिन उन्हें अगर जाति समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम और पूरब के बीच में जो बैलेंस को बिठाने की कोशिश इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए की जा रही है वो बेहद अहम है। पश्चिम में आप देखिए, अगर किसान आंदोलन के बनस्पत माना जा रहा था कि पश्चिम का सियासी समीकरण बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे हट सकती है या हार सकती है या गड़बड़ा सकता है, उसको साधने की लगातार कोशिश की जा रही है। अलग अलग कम्युनिटी से अलग अलग जो है जाति समीकरणों को साधने की। आपने संतोष गंगवार को बरेली से हटाया तो उनकी जगह जो है आप दूसरे गंगवार लेकर के आ रहे हैं। आप संगीता बिंद के तौर पर ट्राइब से आप लेकर के आ रहे हैं। आप अगर दिनेश खटिक के तौर पर देखिए, योगेश वर्मा को हरा करके जो है पहली बार विधायक बने थे और तगड़ी फाइट दिया था। बीएसपी के प्रत्याशी योगेश वर्मा कद्दावर चेहरा माने जाते थे, लेकिन उनको हरा करके दिनेश खटिक पहली बार विधायक बने हस्तिनापुर से, उनको मंत्रिमंडल से नवाजा जा रहा है। तो ओवरऑल आप देखिए कि जिनमें अपनी खुद में काबिलियत थी, जिन्होंने अपनी काबिलियत साबित किया, जाति समीकरणों को सेट करने के लिए वो बेहतर मुफीद चेहरे हो सकते हैं, उन लोगों पर पार्टी दांव लगा रही है। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की तर्ज पर यहां पर भी आप वो कास्टिज्म फैक्टर को साधने की कोशिश है। यहां एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद हैं, इसके साथ ही दलित चेहरे के तौर पर दिनेश खटिक हैं, दलित चेहरे के तौर पर जो है और लोगों को लाया जा रहा है। टाइप से जो है आप जो है जनजातीय उससे आप लेकर के आ रहे हैं, संगीता बिंद का नाम आप जनजातीय उस पर लेके आ रहे हैं। तो आप अलग अलग अगर आप देखिए तो ओबीसी हो, इसके साथ ही जो है दलित बिरादरी से हो, या फिर जो है सामान्य से ब्राह्मण चेहरा हो, इन सभी समीकरणों को साधकर बीजेपी 2022 के लिए उन मोहरों को ला रही। सबको मालूम है 4 महीने का समय है, 4 महीने में आप कुछ भी ऐसा तूफान खड़ा नहीं कर दोगे, लेकिन इन 4 महीनों के जरिए आप जो मैसेज कन्वे करोगे उसका दूरगामी असर होगा। और यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब महज 4 महीने चुनाव के बाकी हैं। ठीक है ब्रजेश, वापस लौटेंगे। अवनीश, एक बार फिर से अवनीश का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजभवन से सीधे जुड़े लखनऊ से। अवनीश, क्या जितिन प्रसाद को जगह दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई असंतुष्टता भी सामने आ सकती, क्योंकि अभी आप पार्टी में शामिल हुए और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जा रही है, वो लोग जो लगातार पार्टी के लिए ब्राह्मण चेहरे के तौर पर काम करते आ रहे हैं, क्या उनमें कोई नाराजगी सामने आ सकती है या फिर सबको साथ लिया गया है, सबसे बातचीत हो गई है, सब ठीक है, ऑल वेल? देखिए अनामिका, इसकी तो अब गुंजाइश बीजेपी की राजनीति में अभी लंबे समय तक दिखाई नहीं पड़ती। जब पार्टी बहुत मजबूत होती है, उसका नेतृत्व बहुत मजबूत होता है, तब जो है किसी भी तरह के प्रतिरोध की बात, नाराजगी की बात तो बहुत दिखाई नहीं पड़ती। आप देखिए अभी गुजरात में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री बदल दिया गया, पूरी की पूरी सरकार बदल दी गई और वहाँ जरा भी नाराजगी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। और वहीं बगल में पंजाब में क्या हुआ, लगातार नाराजगी अब भी सामने आ रही है, आज भी मंत्रिमंडल विस्तार में नाराजगी है। उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जिन चेहरों को भी मौका दिया जाना है, ऐसा संभावित जिनके नाम चल रहे हैं, इन नामों के बाद भी मुझे नहीं लगता कि चुनाव बेहद नज़दीक है, लोग अपना विधानसभा का टिकट बचाने की कोशिश करेंगे। जिनके विधानसभा के टिकट भी कट जाएंगे उनके पास राजनीतिक तौर पर संभावनाएं बहुत सारी रहेंगी। बीजेपी एक बड़े जहाज के रूप में, अगर सियासी जहाज की बात करें, वो स्थापित हो चुकी है, उसकी राजनीतिक भूमिका बहुत बड़ी है। नीचे अगर आप ग्राम पंचायतों से ले लें, ऊपर नगर निगम, जिला पंचायत, हर स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा, हर स्तर पर उसके सदस्यों की संख्या है। तो किसको कब कहाँ भूमिका मिल जाए, इस लिहाज से कोई बहुत नाराज तो नहीं हो सकता। हाँ, ये बात अलग है कि उसके सियासी भविष्य पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए, तब शायद वो कोई पाला बदल ले या अपनी नाराजगी दिखाए, या उसका टिकट कट जाए तब शायद वो नाराजगी दिखाए। अभी मंत्रिमंडल विस्तार चूंकि ठीक चुनाव से पहले हो रहा है, तो बहुत नाराजगी जैसी कोई चीज़ तो नहीं आने की संभावना है। जितिन प्रसाद को लाने के समय ये बात तय हो गई थी कि कोई सियासी गेम तय हुआ है, किस भूमिका में जितिन प्रसाद को लाया जाएगा,
ये वही चेहरा थे जो लगातार विपक्ष में रह करके ब्राह्मणों की हत्या, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार का आरोप बीजेपी के ऊपर लगाते थे। और जब वो बीजेपी के ही खेमे में शामिल हो गए तो ये बातें नलवाइड हो गई, ये बातें ही खत्म हो गई। तो बीजेपी ने उस बहस को खत्म कर दिया जो ब्राह्मण विरोध के नाम पर बार बार चर्चा में आती थी। तो अब वो बीजेपी का हिस्सा हैं और अब बीजेपी में रह करके जब राजनीति करेंगे, बीजेपी की सरकार में वो मंत्री होंगे, बीजेपी के टिकट पर वो एमएलसी होंगे या उनके द्वारा मनोनीत होंगे, तब वो भूमिका ही बदल जाएगी। तो लोग ये समझेंगे कि बातें केवल राजनीतिक थी, केवल सियासी थी। तो अब उनकी भूमिका अलग है। अब मंत्रिमंडल में वो आएंगे, उनकी भूमिका अब इलाके के लिए, अपने समर्थकों के लिए होगी। अब वो बीजेपी कैडर में के साथ कैसे धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे, जैसे तमाम सारे दूसरे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ऐसे तमाम सारे कद्दावर चेहरे दूसरी पार्टियों से 2017 के समय आए थे, वो पूरी तरीके से अब उत्तर प्रदेश बीजेपी की सियासत में जम चुके हैं। अब इसी तरीके से ये भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बाकी नाम जोड़े जा रहे हैं वो नाम बेहद मतलब मुझे इसलिए हैरान करते हैं। और बीजेपी की सियासत शायद इसी वजह से जम रही है कि आप पूरब से सुदूर पश्चिम तक, और अगर आप देखें इधर बरेली से लेकर के इधर जो है कानपुर और इसके आसपास के इलाकों तक, हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश। धर्मवीर प्रजापति कहाँ के रहने वाले, छत्रपाल सिंह गंगवार, आप देखिए दिनेश खटीक दूर मेरठ के रहने वाले, और संगीता जो है बिंद वो गाजीपुर की रहने वाली। तो ये पूरे इलाके को आप देखें, जातियों का समीकरण है, क्षेत्र का समीकरण है, सब कुछ साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। और जानबूझ करके बहुत कद्दावर चेहरों को नहीं आगे बढ़ाया गया है, उन चेहरों पर विश्वास जताने की कोशिश की गई है जिन चेहरों के भरोसे बीजेपी अपनी सियासत भविष्य में आगे बढ़ा सकती है, इन जातियों में पैठ बना सकती है, उस ओबीसी समाज में पैठ बना सकती है जहां पर बार बार दूसरी पार्टियों ने सेंधमारी की और वो सियासत में काबिज हुए। बीजेपी को लगता है कि ऐसा जो करीब 30-35% प्रतिनिधित्व है, यानी 52-54% ओबीसी वोट में से जो लगभग 35% वोट है, उसको टारगेट किया जाए। और इसीलिए जाटों में से भी उस बिरादरी को चुना गया बार बार, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में या उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में, जो मायावती के मूल वोट से लगभग जुड़ा हुआ रहा, या फिर ऐसा वोट जिसने मायावती को कभी वोट नहीं किया। तो ये सारी ऐसी सियासी परिस्थितियां हैं जिनको अब बीजेपी अपने साथ जोड़ करके विधानसभा के चुनाव में जाना चाहती है। और शायद इसीलिए चुनाव से ठीक पहले ये अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार, जब तक ऐसा लगता है, वो होने जा रहा है। ठीक है, अवनीश बने रहिए हमारे साथ। ब्रजेश भी लगातार जुड़े हैं, नीलेश का रुख कर लेते हैं। नीलेश भी लगातार हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। नीलेश, 5:30 बजे का वक्त तय है, अभी आपके पास क्या कोई पुष्ट खबर आई है, औपचारिक खबर आई है कि 5 या 5:30 या 5 से 5:30 के बीच कभी भी तमाम चेहरे वहां पहुंच सकते हैं जिनको आज बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? देखिए 5 से 5:30 बजे के बीच का जो समय है, उसी के समय के बीच में ही जो चेहरे हैं वो राजभवन पहुंच सकते हैं। उसी के बीच में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तस्वीरें सीधा मैं आपको राजभवन के गेट के बाहर की दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। उसके अलावा अंदर जो तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ देर में राजभवन के अंदर जो कैंडिडेट है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जिनको योगी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिन 7 नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिन 7 नामों को योगी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, अगर इन नामों को देखें, इनके पीछे लगी हुई जाति को देखें, तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का जो मिश्रण भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, वो कहीं ना कहीं 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो काफी कारगर होगा। अगर हम बात करें ओबीसी वर्ग की या एससी वर्ग की, तो एससी और ओबीसी वर्ग के और की राजनीति करके मायावती ने उत्तर प्रदेश में कई बार अपनी सरकार बनाई है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी, ठीक, यानी कि सभी को साथ लेकर चलने की एक बहुत बड़ी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और खासतौर पर उन वर्गों को साधने की कोशिश जिनको लेकर लगातार कहा जा रहा था कि ये लोग, ये जातियां, ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो सकते हैं। ब्राह्मण, ओबीसी, एसटी, एससी, ये भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं क्या, ऐसी बातें कही जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से इनके बीच के नेताओं को, इनके बीच के चेहरों को मंत्रिमंडल जगह दी जा सकती है, तो उसको लेकर ऐसे में अवनीश जी कुछ कह रहे हैं। जी अवनीश, कहिए। हाँ नामिका, मैं ये जानकारी देना चाहता था अपने दर्शकों को। नगमा हमारे साथ, हमारी संवाददाता मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे। अभी खबर आई है कि बीजेपी मुख्यालय पर इनमें से 3 मंत्री जो संभावित हैं, धर्मवीर प्रजापति, पलटू राम, तमाम सारे लोग पहुंचे हुए हैं। नगमा, क्या अपडेट है, क्या कुछ बता दें कि जिस चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश विस्तार में शामिल होंगे, तो जिनको बुलाया जा रहा, सुनील बंसल उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। और अभी बीजेपी
वापस लौटेंगे आपके पास अवनीश और अगमा से भी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ निकलकर सामने आया है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से। ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े हैं, नीलेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। हर खबर सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, सटीक खबर, सही खबर सबसे पहले अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया के साथ।